हेलो एवरीवन। कैन अ जुडिशियल ऑफिसर बी रियली अरेस्टेड इन इंडिया? क्या भारत के अंदर कोई जो वर्किंग जज है या कोई सिटिंग जज है, चाहे लोअर जुडिशरी का हो या हायर जुडिशरी का हो, उसको क्या अरेस्ट किया जा सकता है? आपके मन में सवाल आएगा, सर जस्टिस यशवंत वर्मा का केस पे तो एफआईआर तक नहीं हो रही है, आप करप्शन के केस में जो अलेज्ड खजाना मिला है घर में या और सारी चीजें हैं, आप अरेस्ट की बात कर रहे हैं। बेटा एफआईआर के ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं गाइडलाइंस ऑन द अरेस्ट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर। जब लोअर जुडिशरी के किसी जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट किया जाता है तो क्या गाइडलाइंस हैं, और क्या किसी केस के अंदर सुपीरियर जुडिशरी के ऑफिसर को भी अरेस्ट किया जा सकता है, सिटिंग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज को अरेस्ट किया जा सकता है, उसके ऊपर कानून क्या कहता है, लीगल प्रोविजन क्या कहते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं वो क्या कहती है। इसके अलावा जो दूसरे लॉज हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, एथिक्स है, वो क्या कहता है, सभी के बारे में बात करूंगा, डिटेल में बात करूंगा। और ये जो आज का सेशन है ना, आपके लिए गोल्ड माइन होने वाला है। जो लोग भी जुडिशरी एपीओ जेएलओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए आने वाले एग्जाम के अंदर हो सकता है यहां से या तो लीगल एसे का टॉपिक बने, या फिर आपके इंटरव्यू में सवाल पूछा जाए, या उसके अलावा आपके मेंस का क्वेश्चन तो बन ही सकता है ना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। या फिर उसके अलावा अगर आप लॉयर भी हैं या भारत की कानून व्यवस्था के अंदर आपका विश्वास है, तो भी आपके लिए जो ये कानून व्यवस्था है अरेस्टिंग द जुडिशियल ऑफिसर्स इन इंडिया, इसके ऊपर क्या गाइडलाइन है उसको जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, अपने नोट्स बनाते रहिएगा, एक एक पॉइंट, एक एक केस, एक एक लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे, या फिर दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस है उसको डिस्कस करेंगे, या फिर के वीरास्वामी का केस है उसको भी डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ 2025 का जो आंध्र प्रदेश का केस है जिसके अंदर एक सिविल जज को एस रामाकृष्णा को अरेस्ट किया गया था, उस तक को डिस्कस करेंगे। और सारी गाइडलाइंस को, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कंक्लूजन पर लिखने के कि क्या प्रेजेंट सिनेरियो है और इसके अंदर क्या कोई इंप्रोवाइजेशन करने की भी जरूरत है या नहीं है। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको हमारे इसी तरीके के प्रयास अच्छे लगे हैं और लग रहे हैं, और हम जो ये चीज आपके लिए लेके आ रहे हैं, ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो जरूर से जरूर लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ सेशन को शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलती है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन आपके सामने है। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है गाइडलाइन ऑन द अरेस्ट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स। क्या लीगल फ्रेमवर्क है, क्या इंप्लीकेशन है, क्यों जुडिशियल ऑफिसर्स को स्पेशल प्रोटेक्शन देने की जरूरत होती है, क्या उनको एक नॉर्मल, जो आप और मेरे जैसे जो लोग हैं, अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है उसके अरेस्टिंग प्रोसीजर में और एक जुडिशियल ऑफिसर के अरेस्टिंग प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज देखने को मिलेगी। और ये 2025 के करंट सिनेरियो के हिसाब से आपको देखने और समझने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या समझने वाले हैं, वो आपकी स्क्रीन पर है। चाहे लीगल रैशनल हो, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जुडिशियल ऑफिसर्स को अरेस्ट के केस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है ऑन द अरेस्ट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर, वो स्पेशली कौन से केस के अंदर दी गई थी, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस है, 1991 का केस है। नोटिफिकेशन, इसको साइटेशन लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस बनता है। कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्टेचुटरी फ्रेमवर्क क्या है, सीजीआई का रोल क्या है इन द अरेस्ट ऑफ द हायर जुडिशरी मेंबर्स, चाहे वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के। इन हाउस इंक्वायरी मैकेनिज्म क्या होता है, एस रामकृष्णन की क्या जो प्रोसेस है, ये सारी चीजें हैं, क्या इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस है इनको है। तो जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लीगल रैशनैलिटी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 14 ये कहता है एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। अगर कोई गलत काम करेगा तो वो जेल में जाएगा, कानून उसके ऊपर अपना डंडा लगाएगा। समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑफेंस करेगा तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है ना, यही चीज है। मगर देखिएगा कि हमारे जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं उनको अलग प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने की क्यों जरूरत पड़ती है, बिकॉज दे ऑल्सो
नीड प्रोटेक्शन टू वर्क इंडिपेंडेंटली, उनके ऊपर किसी तरीके का दबाव ना हो, कोई झूठी कंप्लेंट ना कोई कर दे जिससे पूरा का पूरा जस्टिस सिस्टम ही हिल जाए। ठीक है, तो इसलिए हमें स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की जरूरत होती है। अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर अपना ऑफिस से रिलेटेड कोई काम कर रहा है, जुडिशियल वर्क कर रहा है, तो उसके अंदर तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। हालांकि अगर उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर ऑफेंस कर दिया, कोई क्राइम कर दिया, तब उसको नॉर्मल पर्सन के हिसाब से खेला खेले जाएगा। समझ रहे हैं ना इसका मतलब कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, नॉट इवन द जुडिशियल ऑफिसर्स। हाउएवर द जुडिशियल ऑफिसर्स एंजॉय एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ गाइडलाइंस लेट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। कोर प्रिंसिपल यही है कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, दे रिक्वायर प्रोसीजरल सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट इंडिपेंडेंस, जुडिशरी इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सके। और इसके ऊपर जो आर्टिकल 235 है संविधान का, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 235 हाईकोर्ट को पावर देता है, पावर ऑफ सुपरविजन ऑन दी और द कंट्रोल ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू द लोअर जुडिशरी। और आर्टिकल 14 एट द सेम टाइम अकाउंटेबिलिटी को भी इंश्योर करता है। इन गाइडलाइंस की क्यों जरूरत है? क्योंकि ये गाइडलाइन जो जुडिशियल ऑफिसर्स के फेवर में है, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये हरासमेंट को और मिसयूज ऑफ अरेस्टिंग पावर्स को रोकते हैं, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं पब्लिक कॉन्फिडेंस इन जुडिशियल इम्पार्शियलिटी को भी मेंटेन करते हैं। अगर हम जो ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिन गाइडलाइंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्यों लाई गई, इनके पीछे का जो ट्रिगरिंग इंसिडेंट है वो दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1991 का केस है, जिसके अंदर एक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अरेस्ट किया गया था। पुलिस ने कोई भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया था और उन सीजीएम के साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ था कि उनको पुलिस थाने के अंदर हथकड़ियां बांध कर रखी गई थी और बुरा और मिसकंडक्ट किया गया, जबरदस्ती शराब वगैरह पिलाई गई। ये सारी चीजें इस केस के फैक्ट है। तो उस चीज का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और अंडर आर्टिकल 136, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, स्पेशल पावर है इंटरवीन करने की, जो भी मैटर जुडिशियल ऑफिसर्स से रिलेट करते हैं, तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने पावर एक्सरसाइज करते हुए जो गाइडलाइन अभी हम अगली स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे, वो सारी गाइडलाइन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। जब भी किसी जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट किया जाएगा, वो बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड हैं जिनको फॉलो किया जाएगा किसी भी अरेस्टिंग अथॉरिटी के द्वारा। जो अब एक और चीज है कि हमें लीगल बैलेंस बनाने की जरूरत है इन लॉ वर्सेस फंक्शनल इम्यूनिटी ऑफ द जुडिशियल ऑफिस। ठीक है, ये सारी चीजें अब आगे की तरफ चलते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1991 का केस, आप ध्यान रखिएगा। साइटेशन अगर लिखना चाहें तो 1991 सुप्रीम कोर्ट है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या गाइडलाइंस दी थी वो आपके सामने है। क्या बोला था कि अगर किसी भी लोअर जुडिशरी के जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट किया जा रहा है, तब उस केस के अंदर क्या होगा, अरेस्टिंग अथॉरिटी मस्ट इन्फॉर्म द डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एंड द हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। कि अरेस्टिंग अथॉरिटी को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को बताना होगा और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट को भी बताना होगा। और दूसरी बात कि आप अगर वैसे तो नॉर्मली किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट करने का जरूरत नहीं है, अगर इन केस सिचुएशन ऐसी हो जाए कि आपको अरेस्ट करना ही है तो सिर्फ आप टेक्निकल या फिर फॉर्मल अरेस्ट करेंगे, आप नॉर्मल अरेस्ट नहीं करेंगे। टेक्निकल अरेस्ट या फॉर्मल अरेस्ट का मतलब होता है कि आपको बस कह दिया कि हाँ भाई नजरबंद है, एक तरह से वो वाली सिचुएशन हो जाएगी। और टेक्निकल अरेस्ट भी कब होगा, जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस एग्जिस्ट करेंगे। इमीडिएट नोटिफिकेशन, अगर किसी को अरेस्ट करना भी पड़े तब आपको अगेन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को या फिर चीफ जस्टिस कंसर्न्ड को आपको इंफॉर्मेशन पहले ही पहुंचानी पड़ेगी, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट को। ठीक है, और जब भी किसी पुलिस ऑफिसर को जब भी किसी जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट किया जाएगा तो उनको पुलिस थाने नहीं लेके जाया जा सकता। ये दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन केस की गाइडलाइन है। अब जो इस केस के अंदर कंसर्न सीजीएम को थाने में लेके गए थे, समझ रहे हो, हथकड़ियां लगाकर पब्लिक व्यू के अंदर, जो ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने देनी पड़ी कि ट्रांसफर टू पुलिस स्टेशन नहीं लेके जाना। अगर लेके जाना भी पड़ा है तब भी उस केस के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को
प्रायर इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी। और दूसरी बात कि जो जुडिशियल ऑफिसर है अगर उसको अरेस्ट किया गया है तो उसको कम्युनिकेशन राइट होंगे ही, वो अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट कर सकता है, अपने लीगल एडवाइजर के साथ कनेक्ट कर सकता है, या अपने इक्वलेंट या सुपीरियर रैंक के दूसरे जुडिशियल ऑफिसर से कनेक्ट कर सकता है ओवर फोन। ये चीज अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है। और अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि नॉर्मल पर्सन जब अरेस्ट किया जाता है तो उसके केस के अंदर जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है सीआरपीसी है, उसमें कंसर्न गाइडलाइन आई थी स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कौन सा, जोगिंद्र कुमार का केस या डीके बासु के केस के, और लीगल प्रोविजन भी हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और पुराने सीआरपीसी के अंदर भी जोड़ दिया गया था कि जब भी किसी को अरेस्ट किया जाएगा थाने में जैसे ही लेके आया जाता है तो उसको बताया जाएगा कि भाई तुम्हें अपने एक फैमिली मेंबर को, फ्रेंड रिलेटिव को इन्फॉर्म करने का अधिकार है, आप उसका नाम दे दो या फोन नंबर दे दो, हम इन्फॉर्म कर देंगे। यहां पर क्या है कि इन्फॉर्मेशन की ड्यूटी, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, कंसर्न्ड अरेस्टिंग ऑफिसर की है नॉर्मल केस के अंदर। मगर यहां पर जुडिशियल ऑफिसर के केस के अंदर क्या है कि उसको खुली छूट है, वो अपने फैमिली मेंबर से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, लीगल एडवाइजर से, अपने इक्विवेलेंट रैंक के जुडिशियल ऑफिसर से या फिर सीनियर जुडिशियल ऑफिसर से कम्युनिकेट कर सकता है ओवर फोन, वो खुद से कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। और उसके साथ साथ और क्या गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन की थी कि कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी मेडिकल टेस्ट विदाउट लीगल एडवाइजर या फिर सेम इक्विवेलेंट या फिर हायर रैंक के जुडिशियल ऑफिसर की प्रेजेंस के बिना नहीं किया जा सकता। मतलब जब तक लीगल एडवाइजर ना हो, कोई पंचनामा नहीं हो सकता, कोई मेडिकल नहीं हो सकता, कोई स्टेटमेंट नहीं ली जा सकती, कोई एविडेंस नहीं लिया जा सकता कंसर्न जुडिशियल ऑफिसर से, ठीक है, जिसको अरेस्ट किया गया है। हाउएवर अगर वायलेंट रेजिस्टेंस हो जाए तब उस सिचुएशन के अंदर हैंडकफिंग वगैरह कर सकते हो। वैसे नॉर्मल केसेस के अंदर आपको पुलिस जुडिशियल ऑफिसर की हैंडकफिंग नहीं करनी है। गुजरात वाले केस के अंदर हैंडकफिंग की गई, जिस केस के अंदर ये गाइडलाइन आई थी ना, वहां पर कंसर्न सीजेएम को हैंडकफिंग, हथकड़ियां भी पहनाई गई थी, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये सारी गाइडलाइंस लेट डाउन करनी पड़ी। और इसके साथ साथ कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी होगी, जो अरेस्टिंग अथॉरिटी है, जो अरेस्टिंग ऑफिसर है, उसको किसी भी तरीके का मिसकंडक्ट नहीं करना है कंसर्न जुडिशियल ऑफिसर के साथ। अगर कोई भी मिसकंडक्ट हो गया तो कंसर्न पुलिस ऑफिसर की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको डैमेजेस या फिर जो भी भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो धाराएं लग सकती हैं मिसकंडक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, तो वो प्रोविजन लग के उनको सजा, पेनल्टी या जो कुछ भी है वो भी मिल सकता है। अब इन सारी गाइडलाइन का, सारे ऑब्जेक्टिव्स का क्या उद्देश्य है, ये कहीं ना कहीं डिग्निटी ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर को मेंटेन करती हैं, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं लीगल प्रोसेस, आपको जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट करना है तो आप एक प्रोसेस के तहत करिए, कम से कम जुडिशियल ऑफिस का ध्यान रखिए और जुडिशियल इंडिपेंडेंस का ध्यान रखिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारा संविधान का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब कानून के सामने सब लोग बराबर हैं, चाहे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, चाहे जुडिशियल ऑफिसर हो। अगर उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर कुछ भी किया है, दे कैन फेस द लीगल एक्शन, दे कैन फेस द म्यूजिक ऑफ द लॉ। यही सिचुएशन है कि एक जुडिशियल ऑफिसर को भी अरेस्ट किया जा सकता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता था कि अभी बेसिकली जो हम दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन का केस कर रहे थे वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का जो हमने केस पढ़ा था, उसमें बेसिकली लोअर जुडिशरी के जुडिशियल ऑफिसर्स के अरेस्ट के ऊपर गाइडलाइंस थी, मगर के वीरास्वामी और उसी केस के अंदर भी स्टेट ऑफ गुजरात दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन के केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था कि इन केस अगर किसी सुपीरियर जुडिशरी के मेंबर को अरेस्ट किया जाता है तो ये प्रोटोकॉल्स, ये सावधानियां तो उस केस में भी बरती जाएंगी। इसके अलावा जो आर्टिकल 21 है हमारे संविधान का, वो क्या करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ प्रोसीजरल सेफगार्ड भी प्रोवाइड करता है कि जो भी जुडिशियल ऑफिसर है उसकी लिबर्टी का ध्यान रखा जाए, प्रोसीजरल सेफगार्ड्स को ध्यान रखा जाए, और खुन्नस निकालने के चक्कर में जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट ना किया जाए। अब देखिए, जो मैं आपको दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस बता रहा था, जिसके अंदर गाइडलाइंस लेट डाउन हुई थी, असल में हुआ यही था कि जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब थे, उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ कई सारी वार्निंग इशू कर दी थी, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा था इन व्यू ऑफ द कंसर्न जुडिशियल ऑफिसर। तो जुडिशियल ऑफिसर के खिलाफ
पुलिस डिपार्टमेंट ने भी अपनी कार्रवाई दिखा दी, उनको अरेस्ट कर दिया गलत तरीके से, तो फिर वो केस का लफड़ा बढ़ गया, तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन देनी पड़ी। तो ये सारी सिचुएशन है। और इसके अलावा आर्टिकल 235 ऑफ दी, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क की बात करें, तो आर्टिकल जो संविधान का अनुच्छेद 235 है, वो हाईकोर्ट को कंट्रोल देता है ओवर दी सबऑर्डिनेट जुडिशरी, ताकि उसके ऊपर एक ओवरसाइट बनी रहे, और अगर इन केस किसी जुडिशरी मेंबर के साथ कोई भी गलत तरीके की चीज होती है तो उसमें हाईकोर्ट इंटरवीन कर सके। और सबसे बड़ी बात, आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, स्पेशल जुरिस्डिक्शन देता है इन मैटर्स रिलेटिंग टू द जुडिशियल ऑफिसर्स। और यही कारण है कि दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वाले केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 136 की पावर को एक्सरसाइज करते हुए, उस मैटर को अपने संज्ञान में लेते हुए वो गाइडलाइन इश्यू करी थी। और ये बात भी बोली थी कि जो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस की जो गाइडलाइंस हैं वो आर्टिकल 141 के अंदर है। और आर्टिकल 141 की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो पूरे देश में इक्वली लायबल एप्लीकेबल होगा ओवर दी एंटायर इंडिया। ठीक है, आपको पता ही है कि क्या लिखा हुआ है, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अभी तक आप मुझे बताइए कि जो अभी तक हमने डिस्कस किया है वो आपको सेशन कैसा लग रहा है। अगर अभी तक आपने 1% भी कुछ सीखा जाना और सच में रियल सेंस में आपने लीगल नॉलेज गेन करी है तो थम्स अप करके एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपका अभी तक कोई सवाल है तो वो भी पूछिएगा। आगे बहुत कुछ सीखना बाकी है इस सेशन के अंदर, अभी तो जस्ट ये ट्रेलर बताया है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और स्टैट्यूटरी प्रोविजन की अगर हम बात करें तो जजेस प्रोटेक्शन एक्ट है 1985 का, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है जुडिशियल एक्ट्स के लिए। अगर किसी जुडिशियल ऑफिसर ने अपनी जुडिशियल कार्य के दौरान अगर कोई काम कर दिया है तो उसमें फुल प्रोटेक्शन है। जैसे कि अगर वैसे तो कहते हैं कि एक जैसे आप मान लीजिए ना कि सेशन जज ने अगर किसी को डेथ पेनल्टी सुना दी, ठीक है, डेथ वारंट साइन कर दिया, तो अल्टीमेटली उस व्यक्ति की तो एक्यूज की तो डेथ हो रही है ना। अगर हाईकोर्ट ने कंफर्म कर दिया और अपील में सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो गया, मतलब जजेस ने एक तरह से डेथ वारंट दे दिया, ऑर्डर दे दिया उनको। मतलब कहने को अगर हम नॉर्मल भाषा में समझें कि जल्लाद को सुपारी दे दी कि हाँ भाई खत्म करो इस बंदे को, नॉर्मल सेंस के अंदर। मगर वो कब कर रहे हैं, वो जुडिशियल एक्ट के दौरान कर रहे हैं, वो लॉ के अंदर प्रोटेक्टेड है। भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय न्याय संहिता के अंदर जब आप जनरल एक्सेप्शन पढ़ेंगे तो वहां पर भी दिया हुआ है मिस्टेक वाला, जो आपकी जो जनरल एक्सेप्शन स्टार्ट होते हैं उसमें अगला एक्ट ऑफ अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, वो प्रोटेक्टेड है ना, तो वहां पर वो प्रोटेक्टेड है। और उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन यहां पर भी दे दी है जज प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 1985 के अंदर। ठीक है, मगर वही जज अगर अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर कुछ कर रहा है, कोई ऑफेंस कर रहा है, क्राइम कर रहा है, ब्राइवरी में इन्वॉल्व हो रहा है, करप्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, उसके घर से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, अनअकाउंटेड मनी मिल रही है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, एफआईआर भी हो सकती है। एफआईआर का क्या प्रोसीजर है, वो सारी चीजें अगर आप इसी तरह का सेशन उस पर भी चाहते हैं कि एफआईआर के पीछे के क्या लॉजिक है, क्या रेगुलेशंस है, क्या लीगल रूल्स हैं, जजमेंट्स हैं, एटसेट्रा हैं, अगर वो भी आप समझना और देखना चाह रहे हैं ना, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला आपकी तरफ से तो उस पर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो, डिटेल्ड प्रोसीजर लेके आऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आप एक बार बता दीजिएगा कि अगर आपको अच्छा लगे तो। और उसके अलावा सीआरपीसी का जो चैप्टर 5 है, या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो हमारा चैप्टर 5 है, जो अरेस्ट के ऊपर बात करता है, जो अरेस्ट की गाइडलाइन दी गई है, चाहे वो अरेस्ट की गाइडलाइन जो चाहे सीआरपीसी में थी या फिर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर 5 के अंदर दी गई हैं, वो जनरल गाइडलाइन है जो हर एक बंदे को अवेलेबल होती हैं। मगर जो ये दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात की जो गाइडलाइन है, वो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है इन फेवर ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर्स। अगर हम जजमेंट्स की बात करें तो डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जोगिंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जोगिंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इनके अंदर जनरल अरेस्ट की गाइडलाइंस अवेलेबल है, वो सबको अवेलेबल है। मगर दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज वाली एक्स्ट्रा लेयर इन फेवर ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स भी है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस तुलसीराम का केस है, जिसके अंदर क्या बोला कि अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर कोई मेलाफाइड एक्ट करेगा, गलत काम करेगा, तो गलत काम का तो गलत नतीजा होगा, मतलब सजा तो होगी, कानून अपना एक्शन तो उसके ऊपर लिया ही जाएगा, चाहे जुडिशियल ऑफिसर। ठीक है, तो ये चीज है। अब और आगे चलते हैं। प्रयास अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करो ना अपने जितने भी व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप है तो। और अगर आप इसी तरीके का कंटेंट चाहते हैं, लीगल अपडेट चाहते हैं
और अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को या चैनल को नहीं ज्वाइन करा तो ज्वाइन भी कर लेना, बहुत कुछ मिलता है आपको वहां पर, डेली ब्लॉग्स वगैरह बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रोल का जब किसी हायर जुडिशरी के मेंबर को अरेस्ट किया जाना है, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो या सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है, तो उसके रेफरेंस में क्या होगा कि अब वो वाला प्रोसेस मैं बता रहा हूं। इसके ऊपर सबसे पहले कंप्लेंट फाइल होगी, कंप्लेंट फाइल होगी चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट के पास। अगर किसी हाई कोर्ट के जस्टिस के खिलाफ कंप्लेंट है तो कंप्लेंट फाइल की जाएगी और एफआईआर अगेंस्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जजेस तब तक नहीं हो सकती जब तक सीजेआई का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का प्रायर सैंक्शन या प्रायर अप्रूवल ना मिल जाए। अब वही वाली बात जस्टिस यशवंत वर्मा के केस के अंदर कह रहे हैं कि 15 करोड़ से इतने ज्यादा पैसे मिले हैं, वहां पर अनअकाउंटेड मनी, करप्शन का चार्ज लग के एफआईआर वगैरह क्यों नहीं हो रही है, तो उसके पीछे अब ये वाली कहानी शुरू हो रही है। हालांकि अभी यहां पर मैं आपको बहुत माइन्यूटली डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, उसके लिए अगर आप बोलेंगे तो एक अलग डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा, आपका एक कॉन्सेप्ट तैयार करवा के जाऊंगा। आज तो मैं आज आपको बता रहा हूं अरेस्ट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स, इसके ऊपर क्या गाइडलाइंस है। अब जब कंप्लेंट फाइल हो जाएगी, सीजीआई उसको अप्रूव करेंगे, सीजीआई उस कंप्लेंट को असेस करेंगे, जब भी कंप्लेंट आएगी उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करेंगे, और अगर उन्हें लगा कि जो ये कंप्लेंट आई है इसके अंदर कुछ वजूद है, क्रेडिबल है, तो वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं एफआईआर दर्ज, एफआईआर करने की परमिशन देने के लिए, एफआईआर रजिस्टर करने की परमिशन देने के लिए। अब देखिए, अगर एलिगेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ही खिलाफ हो तब उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के और जजेस को डिस्कस करेंगे, मगर जो ये प्रोसेस है ये अनक्लियर है। इस जो ये डिस्कशन मैंने अभी आपको बताया कि सीजीआई का रोल क्या होगा कि जब किसी भी हायर जुडिशरी के जुडिशियल ऑफिसर्स को, सिटिंग जज को अरेस्ट करने की बात होगी, तो ये आई थी, ये सारा प्रोसेस बताया गया था के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 सुप्रीम कोर्ट के केस के अंदर। अब देखिए इस केस की खासियत देखिएगा, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, सिटिंग जजेस हैं, या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस हैं, उनके अरेस्ट का तो प्रोटोकॉल बता दिया कि सीजीआई के अप्रूवल के बिना कोई एफआईआर वगैरह नहीं हो सकती, और एफआईआर करने से पहले सीजीआई कंप्लेंट को देखेगा, उसको वेरीफाई करेगा, और चाहे तो कमेटी बना सकता है 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, और अगर हाई कोर्ट के जज के खिलाफ है शिकायत तो चीफ जस्टिस ऑफ 2 डिफरेंट हाई कोर्ट्स और साथ में एक और जज की कमेटी बैठा के और उसके हिसाब से चीजें कर सकता है। तब अगर जस्टिफाई लगे उन्हें, क्रेडिबल लगे, तो उसके बेस पर फिर वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें के वीरास्वामी के अंदर बोली गई थी। अब ये जो सारा प्रोसेस होगा ना इंटरनल इंक्वायरी का, क्या जो ये प्रोसेस होगा ये आपको और मुझे बताया नहीं जाएगा, ये सारा सीक्रेट प्रोसेस है, कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है। ठीक है, और इस पर्पस का, इसका पर्पस क्या है, फ्रिवोलस प्रोसिक्यूशंस ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर, हायर जुडिशियल ऑफिसर्स को रोकना है, हायर जुडिशरी की सैंक्टिटी को मेंटेन करना है। अगर हम इलस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें 2008 में जो गाजियाबाद पीएफ स्कैम हुआ था उसमें जो सीजीआई का रोल था, तो फिल्टरिंग करप्शन एलिगेशंस, उसके ऊपर भी बात हुई थी कि मतलब जो ये सीक्रेटिव रोल है कि मतलब कि सबको नहीं बताया जा रहा क्या चीजें हैं, क्या उसमें एक डाउटफुल सिचुएशन या मतलब अनक्लियर ग्रे एरिया है, तो उसको और क्लैरिफाई करने की बात हुई थी। और जो एक गाजियाबाद पीएफ स्कैम वाला केस है, इसके अंदर वहां जो जज साहब थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो जजेस हैं चाहे हायर जुडिशरी के मेंबर्स हों, दे डू नॉट कम फ्रॉम हेवन, वो भी उसी जमीन से आते हैं जहां से और करप्ट पॉलिटिशियन आते हैं। तो इसका मतलब कहने का है कि हाँ भाई, जजेस भी करप्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब देखिए, आपके जुडिशरी एपीओ जेएलओ एग्जामिनेशन के इंटरप्ले के लिए, आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि इंटरप्ले आपको वीरास्वामी का करना है विद द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के वीरास्वामी वर्सेस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का जो सेक्शन 2C है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि जजेस पब्लिक सर्वेंट होते हैं और बीइंग पब्लिक सर्वेंट उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। हालांकि जो प्रोसेस होगा वो सैंक्शन वाली बात बीएनएसएस के अंदर भी है और सीआरपीसी के अंदर भी था, प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट्स, याद है ना, प्रोविजन दिए गए हैं, तो वो प्रोटोकॉल फॉलो होगा, वो भी होगा। अब देखिए, जो ये इन हाउस इंक्वायरी मैकेनिज्म है
उसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जब भी किसी हायर जुडिशरी, हाई कोर्ट के सिटिंग जज या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट रिसीव होगी, अगर तब क्या होगा, वो जो कंप्लेंट है जनरली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ फाइल होगी और फिर उस पे जो कंसर्न्ड जज है जिसके ऊपर ये आरोप लगे हैं, जिसके खिलाफ ये कंप्लेंट मिली है, हाई कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस उनसे उनका रिस्पॉन्स लेंगे ऑडी अल्टरम पार्टम के रूल के तहत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत। ऑडी अल्टरम पार्टम का मतलब क्या होता है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना आप, ठीक है। अगर उन्हें लगेगा इसके अंदर कुछ है, हाँ क्रेडिबल कंप्लेंट है, तो कंसर्न्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंफॉर्मेशन पहुंचा देंगे, मैटर को एस्केलेट कर देंगे और फिर हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अगर उन्हें ठीक लगेगा तो वो किन्हीं भी 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की और एक हाई कोर्ट के जज की कमेटी को गठित कर सकते हैं जो इन हाउस इंक्वायरी करेगी कि हाँ भाई कंप्लेंट में सच में कुछ है या नहीं है, और वो जो इंक्वायरी कमीशन होगा वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। मगर जो ये इंक्वायरी कमीशन जो रिपोर्ट देगा वो कॉन्फिडेंशियल है, आपके साथ मेरे साथ पब्लिक में साझा नहीं की जाएगी। और अगर उस रिपोर्ट के अंदर कुछ आता है, कुछ गड़बड़ झाला मिलता है या उसके अंदर कुछ सच्चाई मिलती है तो क्या होगा, तब उस स्थिति के अंदर कंसर्न्ड जज को सीजीआई की तरफ से, चीफ उस कमीशन की तरफ से बोला जाएगा भाई तुम रिजाइन कर दो, ठीक है, या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट सॉक कर लो। और अगर वो इस बात के लिए नहीं माने तो फिर प्रेसिडेंट को एफआईआर के लिए रिकमेंड किया जा सकता है, प्रेसिडेंट साहब अप्रूव करेंगे और फिर कंसर्न जज के खिलाफ एफआईआर वगैरह हो सकती है। समझ रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं अंदर खाते जो सीक्रेटिव मैकेनिज्म है वो रखा जा रहा है ताकि पब्लिक परसेप्शन खराब ना हो, पब्लिक को पता ना चले कि हायर जुडिशरी भी करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। उस जज को कंसर्न जिसके खिलाफ अगर क्रेडिबल रिस्पॉन्स मिल भी गया ना, उसको बोल देंगे चुपके से रिजाइन कर दो। समझ रहे हो। अब ये के वीरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात है जिसके अंदर ये इन हाउस इंक्वायरी मैकेनिज्म का जन्म हुआ था और इसको फॉर्मलाइज्ड किया गया था सी रविचंद्रन अय्यर वर्सेस जस्टिस एएम भट्टाचार्य के केस के अंदर 1995 के केस के अंदर। और इसके अंदर नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल ऑडी अल्टरम पार्टम फॉलो होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी जुडिशरी की रेपुटेशन को बचाने के लिए की जाती है। मगर ये जो इन हाउस इंक्वायरी मैकेनिज्म है ये इसको भी बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। कौन से केस के अंदर, इंदिरा जयसिंह वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल 2015, जिसके अंदर ये बोला गया कि जो इंक्वायरी कमीशन या इन हाउस इंक्वायरी की जो रिपोर्ट है ना उसका पब्लिक डिस्क्लोजर किया जाना चाहिए। भाई आम जनता को पता तो चलना चाहिए कि भाई जिस हाई कोर्ट के जज के ऊपर या कंसर्न सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर अगर कोई एलिगेशन लगी है और आपकी रिपोर्ट में उसमें कुछ आया है तो आम जनता को पता तो चलना चाहिए कि जज साहब तो बड़े तगड़े वाले बिकाऊ थे, किस किस की जजमेंट को खराब किया होगा, किस किस की जजमेंट में पैसे लेके जजमेंट सुनाई होगी। मगर ये जो मैटर है ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट के सामने आज तक प्रेजेंट में रिव्यू में है, इसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं आया है कि पब्लिक डिस्क्लोजर अलाउ किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। मतलब सिचुएशन आज तक यही है कि जो इन हाउस इंक्वायरी की जो रिपोर्ट है ना वो बस अंदर बस्ते में बंद करके ताला लगा के रखी जाएगी और चुपके से जज साहब को बोल दिया जाएगा, जिनके खिलाफ कमीशन के अंदर या इन हाउस इंक्वायरी के अंदर सबूत भी मिले हैं, प्रूफ भी मिले हैं, उसको बोला जाएगा बेटा मुन्ना रिटायर हो जाओ। ठीक है। अब इसका रेलिवेंस आपके जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और एथिक्स के पेपर के लिए भी बनता है। और अब बात करने वाले हैं हम 2025 के एक बहुत इंपॉर्टेंट केस की जो आंध्र प्रदेश से रिलेट करता है। एक सिविल जज को एस रामाकृष्णा को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया था और दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया। प्रायर इंटीमेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को नहीं दिया गया था जैसा दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात की गाइडलाइन है। तो उसमें क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उस मैटर का स्वतः संज्ञान लिया और स्वतः संज्ञान लेने के बाद अब मैटर ऐसा था 2025 का है। इससे पहले भी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 2021 के अंदर ऐसे ही एक मैटर के अंदर संज्ञान लेते हुए बोला था, पुलिस को बोला था कि हाँ भाई गाइडलाइन को फॉलो कर लो। और अब 2025 के अंदर फिर से बोल दिया कि भाई गाइडलाइन फॉलो करो, अगर नहीं करोगे
तो तुम्हारे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया जाएगा, बस वार्निंग वगैरह देके छोड़ दिया। ठीक है, अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? ये जो एस रामाकृष्णा का केस है, सिविल जज आंध्र प्रदेश का जो केस है, इससे हमें सच में क्या पता चलता है? दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन का केस 1991 का है और आज हम 2025 के अंदर बैठे हुए हैं। गाइडलाइन 1991 की है, बैठे कब है? 2025 के अंदर। कितने साल हो गए? 25 प्लस लगभग 9 हुए, 34 साल हो गए। इंप्लीमेंटेशन गैप है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का अभी तक अनुपालन सही से नहीं हो पा रहा है। क्यों? या तो पुलिस की ट्रेनिंग की कमी है, या पुलिस पर्सनल को जो अरेस्टिंग ऑफिसर्स हैं उनको पता ही नहीं कि ऐसी ऐसी गाइडलाइन भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो ये जो केस है ये चीज हाईलाइट करता है। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि हमें अपना जो लीगल मैकेनिज्म है, लीगल सिस्टम है, उसकी सारी बारीकियों का भी पता चलता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्यों हमें इन सारी गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आ रही है? सबसे पहली बात तो ये है कि इन गाइडलाइंस को जो जुडिशियल ऑफिसर के अरेस्ट वगैरह में है, इससे क्या हो रहा है कि ये पब्लिक ट्रस्ट को अंडरमाइन करती हैं। स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट अगर हो जाए, जो गाइडलाइन, अगर आप गाइडलाइन ही फॉलो कर लो तो बहुत कुछ हो जाए। ठीक है, और उसके अलावा और क्या चीज है कि जो इन हाउस इंक्वायरी मैकेनिज्म है उसकी रिपोर्ट को तो साझा कर दो, पब्लिक ट्रस्ट तभी तो थोड़ा बहुत बढ़ेगी। ट्रांसपेरेंसी के कंसर्न है। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट तो आप कॉन्फिडेंशियल रख रहे हो, 100% कॉन्फिडेंशियल रख रहे हो, पता ही नहीं चलेगा किसी को। इससे भी पब्लिक ट्रस्ट जुडिशरी में नहीं बन पाता है। प्रोसीजरल डिले है। अब सीजेआई, पहले तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने आप से खुद रिव्यू करेंगे, उनको कुछ लगेगा, फिर वो सीजेआई को देखेंगे, सीजेआई फिर इन हाउस इंक्वायरी कमीशन बिठाएंगे, तब ठीक लगेगा। फिर कंसर्न जज को बोला जाएगा भाई रिटायर हो जा या आप रिजाइन कर दो। ठीक है, और तब नहीं होगा, तब उसके बाद फिर सीजीआई को बोला जाएगा। समझ रहे हो? इसमें क्या है कि प्रोसीजरल डिलेज है, फटाफट डिसाइड नहीं हो रहे हैं। ये प्रोसीजरल इंप्लीमेंटेशन है। अवेयरनेस डेफिसिट है। जैसे एस रामाकृष्णा के केस में आपने देखा, पुलिस वाले को पता ही नहीं कि गाइडलाइंस वगैरह है, गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो ये जो मेजर चैलेंजेस है ना, इनको भी दूर करने की जरूरत है। आप कैसे कर सकते हैं, अब उसके बारे में भी बात करेंगे। मगर एग्जाम रेलिवेशन और जुडिशरी एपीओ जेएलओ एग्जामिनेशन के ध्यान से अगर हम बात करें तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर जुडिशियल अरेस्ट एप्लीकेशन के ऊपर आपको कौन कौन से प्रोविजन मेंशन करने हैं, अगर यहां से क्वेश्चन बनता है तो आर्टिकल 14, 21, आर्टिकल 136 एंड 235। सीआरपीसी या फिर बीएनएसएस के प्रोविजन, जो अरेस्ट वाला चैप्टर है प्रोसीजरल सेफगार्ड का, वो आपको मेंशन करना है। उसके साथ साथ जो केस लॉज हैं, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन, डीके बासु, या फिर आपका स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जोगिंद्र कुमार का केस है। ठीक है, केस लॉ की बात करें आपको के वीरा स्वामी का केस है। ठीक है, और वो सारे जो केस है, करंट अफेयर के लिए आपको एनफोर्समेंट चैलेंजेस वगैरह, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी। और इसके अलावा और अगर हम बात करें तो इन सारे मैटर के अंदर हमें क्या लगता है कि क्या कुछ डेवलपमेंट हो सकती है, क्या कुछ सुधार हो सकता है। देखिए, लॉ बेसिकली क्या है, लॉ इज अ इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, समय के साथ सुधार होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी दुनिया भर के अमेंडमेंट हो गई। तो ये जो प्रोसीजर है, जो जहां पर लूप होल दिखाई दे रहे हैं, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इम्प्लीमेंट होंगी, इसके अंदर भी सुधार होंगे, पुलिस वालों को गाइडलाइन वगैरह का अच्छे से पता चलेगा, जुडिशियल उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से होगी। और उसके साथ साथ जो इन हाउस इंक्वायरी मैकेनिज्म, जो कमेटी गठित करके उसकी रिपोर्ट में अगर कुछ मिलता है तो उसको पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, इसके अंदर भी हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर इंदिरा जयसिंह वाले केस के दबाव की वजह से, या फिर प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर जो मीडिया के अंदर या फिर आम जनमानस के अंदर जो चीज हो रही है, उसका इंपैक्ट होके क्या पता सेलेक्टिव ही डिस्क्लोजर अलाउ कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आने वाले समय के अंदर कुछ भी चेंज कह सकते हैं। डिजिटल ओवरसाइट, कि भाई कि अगर कोई कंप्लेंट हुई है किसी भी जज के खिलाफ, तो जो आपकी इंक्वायरी वगैरह है या जो भी चर्चा रहे, वो एक ऑनलाइन ट्रैकिंग माध्यम से होता रहे और सब कुछ टाइम बाउंड मैनर हो जाए। हम आज की तारीख में कह देते हैं कि रेप के केस को 30 दिन में डिसाइड करेंगे। अरे भाई, अगर किसी जुडिशियल ऑफिसर के खिलाफ अगर कोई गलत
चार्ज लगा है तो उसके चार्ज को भी तो फास्ट ट्रैक तरीके से डिसाइड कर लो। इजंट इट? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप बताइए, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? और ये बात जो मैं आज कह रहा हूं, मैं ये एक 100% लीगल अबाइडिंग पर्सन की तरह कह रहा हूं, जो लॉ का प्रोफेसर है कितने 12 साल से, ठीक है, बहुत कुछ सारे कुछ समझते हुए करता हूं, और पुलिस को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। और जो सीजीआई वाला मैटर है कि हाँ भाई, अगर एलिगेशन सीजीआई के अगेंस्ट है तो उसमें जो के वीरा स्वामी के केस के अंदर जो डाइल्यूशन दिया गया है कि उसके ऊपर सिचुएशन को बिल्कुल क्लियर नहीं किया गया है कि तब उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, वहां पर भी क्लैरिटी लाने की जरूरत है, वहां पर भी हमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस प्रोवाइड करने की जरूरत है। ठीक है, अगर ये सारी चीजें हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं हमारी जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और जुडिशियल प्रोसेस के अंदर और स्ट्रेंथ आ जाएगी। आज के इस सेशन से आपको क्या क्या पता चला? दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन का केस 1991 का केस है, के वीरा स्वामी का केस है, 4 कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल हैं जो इस पर ध्यान देते हैं, आर्टिकल 14, 21, 135 एंड 136 एंड 235। के वीरा स्वामी का केस 1991 का और 2025 का के रामाकृष्णन का केस है। ठीक है, आपको इस पर आपको ध्यान रखना है कि ये आपके सामने कुछ रिकमेंडेड रीडिंग है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसी के साथ आज का जो मेरा सेशन है वो कंप्लीट होता है। आपसे मैं क्या उम्मीद करूं, इतने ऐसे सेशन के बाद आपके लिए जो ये सेशन लेके आए हैं ना, बहुत मेहनत करके पूरे दिन पढ़ के लेके आए हैं, सारी चीजों को समझ के लेके आए हैं, सीक्वेंस तरीके से आपके सामने प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके जो भी सवाल हैं, आपके जो भी क्वेश्चन हैं, वो भी जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। हाँ, और पहले वाली बात कि अगर आप मुझसे एक और वीडियो चाहते हैं कि क्या किसी जुडिशियल ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर हो सकती है या सिटिंग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ एफआईआर हो सकती है, तो उसका पूरा लीगल बैकड्रॉप बहुत डिटेल में इसी तरह समझाना है कि अगर मुझसे आशा है तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। कोशिश करूंगा, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं उसके ऊपर एक और डिटेल्ड सेशन लेके आऊं। इसी तरह की वीडियो चाहते हैं, अपडेट चाहते हैं लॉ एग्जाम से, जुडिशरी एग्जाम से, लीगल एनालिसिस चाहते हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो आप बहुत दूर हैं, तो फटाफट से पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि आपको हर एक बढ़िया नोटिफिकेशन मिलती है। और दून लॉ मेंटर के टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। और इसी के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड ब्लॉग भी बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के पिंड कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वहां से पढ़ लीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ जुडिशरी एपीओ जेएलओ एग्जामिनेशन की डिटेल में तैयारी करना चाहते हैं पर्सनलाइज मेंटरशिप के साथ, तो आप हमारी एंड्रॉइड ऐप या फिर हमारी वेबसाइट से हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारी जो एंड्रॉइड ऐप है ना, वो खजाना है, वहां पर आपको बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी मिलेंगे। ठीक है, तो उसको भी इंस्टॉल करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। फीडबैक का इंतजार रहेगा।